नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की करेंगे, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की कोशिशों की वजह से आज कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है और जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से घटी है। कोरोना के खिलाफ उमरिया ने किस तरह आम लोगों के सहयोग से विजय हासिल की और कैसे जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल होगा, क्योंकि इस वक्त अगर उमरिया की स्थिति हम देखें तो मामले कंट्रोल में हैं, कितनी बड़ी चुनौती ये आप लोगों के लिए रही? देखिए जया जी, जब 6 अप्रैल को हमारे यहाँ दूसरी लहर का प्रकोप स्टार्ट हुआ, तब हमारे यहाँ हम लोग उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे पहली लहर बाद, मगर हमने त्वरित गति से संसाधन जुटाए और एक समय हमारे यहाँ एक दिन में 198 प्रकरण आ गए थे, जिससे हम लोगों ने अपने सारे संसाधन एक साथ झोंक कर कोरोना के खिलाफ जंग प्रारंभ की। और कल के जो आंकड़े हैं वो 9 प्रकरण मात्र हमारे उमरिया में आए। इसमें स्वास्थ्य विभाग का, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों का, जो चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे अनुविभाग स्तर पर या ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, इनका भरपूर सहयोग रहा। हम लोगों को जन जागरण तक, जनता तक जो बात अपनी पहुंचानी थी वो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के जो अशासकीय सदस्य हैं उन्होंने बखूबी पहुंचाई। लोगों से दूरी रखने को कहा, वैक्सीनेशन के लिए कहा और टेस्टिंग के लिए बढ़ावा दिया, जिससे कि हम पहचान सके कि किस क्षेत्र में इन्फेक्शन ज्यादा है। वहां हमने अपनी टीम्स भेजी, मेडिकल टीम, उनका इलाज घर पर ही किया। और जो इस तरह के लोग थे जो घर पर संक्रमित कर सकते थे अन्य लोगों को, उनको हमने CCC बनाकर CCC में शिफ्ट किया, जिससे कि संक्रमण की रफ्तार रुक सके। जी सर, अब अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1 जून से राहत भी मिलने वाली है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम अनलॉक में जा रहे हैं तो उमरिया के लिए क्या प्लान है आप लोगों के पास, कैसे राहत दी जाएगी लोगों को? देखिए, अभी निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता कि कोरोना पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। अभी मात्र नियंत्रित हुआ है कोरोना, तो अनलॉक भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन जनता को वो सारे तौर तरीके अभी भी अपनाने होंगे, जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुकूल व्यवहार कहा जाता है, जिसमें मास्क लगाना, दूरी रखना, भीड़ इकट्ठी नहीं करना, शादी ब्याह में भीड़ इकट्ठी नहीं करना, ये सब अभी भी पालन करना होगा। और हम फेज्ड मैनर में खोलेंगे 1 जून से। आज हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक है 5:30 बजे, उसमें हम जनता से भी राय लेंगे और इन सभी को ध्यान में रखते हुए 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे, जिससे कि जनजीवन सामान्य हो सके और आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो सके। जी, और ये बहुत जरूरी भी है कि अब धीरे धीरे हम पटरी पर वापस लौटे, लेकिन सवाल इस बात का भी है, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा है कि जब लॉक में जाते हैं तो स्थितियां सामान्य होने लगती हैं, लेकिन अनलॉक की तरफ जाते हैं स्थिति बिगड़ने लगती है। ऐसे में अगर अनलॉक के बाद कहीं पर स्थिति खराब होती है, जहां से कोरोना के संक्रमण ज्यादा बढ़ते हैं, तो फिर आप लोग कैसे वहां पर काम करेंगे, कैसे उसे कंट्रोल करेंगे? जी देखिए, इस बार मुझे लगता है कि लोगों को अनुभव जो रहा इस बीते 1.5 महीने का और जिस तरीके से कोरोना फैला, उससे लोग इस बार सशंकित हैं। तो मुझे लगता है इस बार अनलॉक होने के बाद भी वो अपने आप को आत्मनियंत्रण के साथ बाजार जाएंगे या कहीं भी जाएंगे और उनमें आत्मनियंत्रण का स्तर पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है इस बार कुछ आसानी रहेगी। फिर भी हम लोग प्रतिदिन वॉच करेंगे कि किस सीमा तक अगर हमने खोला है और उसका कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो उसको वापस पूर्ववत करने में भी हम हिचकेंगे नहीं। जी, जनता को समझाना संजीव जी बहुत ही बड़ा काम है। हालांकि उमरिया में स्थिति इतनी बेहतर है कि हम कह सकते हैं कि जनता ने अपना पूरा सहयोग प्रशासन को दिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जब लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया, तो उमरिया की जनता ने कैसे सहयोग किया आप लोगों का? देखिए, उमरिया एक ट्राइबल जिला है, हमारा अधिकांश आबादी आदिवासी वर्ग से आती है। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि हमें शहर में भले ही दिक्कत हुई हो लोगों को मास्क का संदेश देने में या दूरी रखवाने में, लेकिन हमारे ग्रामीण जनता ने हमारा भरपूर सहयोग किया। कई जो ग्राम पंचायतें हैं उन्होंने अपना सेल्फ कर्फ्यू इम्पोज किया, उन्हीं के लोग पहरा देते थे, उन्हीं के लोग रोक टोक करते थे। हमारा प्रशासन का मात्र उनको मार्गदर्शन रहता था, उन्होंने खुद ही एनफोर्स किया।
उससे मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाके में इस बार अनलॉक के बाद भी स्थितियां खराब नहीं होने दी जाएंगी। जी, ट्राइबल एरिया होने की वजह से अब मेरा सवाल होगा वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि बहुत ही जगहों पर हमने देखा जो ट्राइबल एरिया है वहां पर दिक्कत यह है कि लोगों में एक डर भी है वैक्सीनेशन को लेकर। तो उमरिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार इस वक्त कैसी है, चाहे वो 45 प्लस वालों की बात करें, 18 प्लस वाले लोगों की बात की जाए तो? देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रांतियां सभी और फैली हुई थी, उनका कुछ असर हमारे जिले में भी हुआ था। जी, कुछ ग्रामों में मैं स्वयं गया, कुछ ग्रामों में हमारे एसपी साहब हैं वो गए, हमारे सीईओ जिला पंचायत के कुछ ग्रामों में वो गए। वहां पर जाके पहली बात लोगों का यही कहना रहता था, साहब वैक्सीन तो नहीं लगवाएंगे। जब हम कारण पूछते थे, साहब वैक्सीन लगाने से फलाने गांव में 2 लोग मर गए। मैंने पूछा, आप जानते हैं क्या, उनका नाम क्या है? तो बहुत धीरे धीरे वो बताते थे, नहीं साहब बस सुना है ऐसा। और जब उनसे बैठ के बातचीत की गई, थोड़ा टाइम उन पर स्पेंड किया गया, तो लोग तैयार हुए। हमारे कई गांवों में वैक्सीनेशन अब रफ्तार पकड़ रहा है। और जो दूसरे गांव हैं वहां भी हम अपनी टीम इस प्रकार से भेज रहे हैं कि हर ग्राम में बैठ के उनकी भ्रांतियों का उनके सामने ही निराकरण किया जाए, जिससे सही स्थिति, सही पिक्चर उनके सामने लगे। अच्छा, इसके बाद हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। मैंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है, मेरे सभी स्टाफ ने कराया हुआ, सारे अधिकारी कराए हुए हैं, और हम में से किसी को कोई कोरोना के लक्षण अभी तक नहीं हुए हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? हम जब गांव वालों को बताते हैं तो सभी मानते हैं। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन भी अब रफ्तार पकड़ेगा। जी, संजीव जी, आपने वॉलेंटियर्स के साथ काम किया और आपके कहने पर, आपकी अपील पर वॉलेंटियर्स ने काम किया। मैं जानना चाहूंगी कि ये कितना मुश्किल रहा और कैसे इस चेन को आपने क्रिएट किया, कैसे वॉलेंटियर्स को आपने समझाया और टारगेट आप लोगों का क्या था? मैं थोड़ा इस योजना में सशंकित था कि जब ऑनलाइन लोगों ने वॉलंटियर के रूप में अपना अप्लाई करना चालू किया कि क्या मालूम ये लोग काम करेंगे कि नहीं। मगर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये वॉलंटियर, जिनमें से कई तो उस वक्त वैक्सीनेशन भी नहीं करा पाए थे क्योंकि वो 45 वर्ष से कम के थे, उन्होंने बिना डर के जिस तरह से हमारा साथ दिया कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में या वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगवाने में। कई जगह जहां टेस्टिंग के लिए हमारी टीम जाती थी, वहाँ टीम को कोई दिक्कत होती थी तो वहाँ के कोरोना वॉलंटियर उनके साथ घूम घूम के लोगों को टेस्टिंग कराते थे। तो उससे मुझे लगा कि ये सेवा का जज्बा जो इनके अंदर है, ये जरूर बहुत अच्छे से इनके अंदर पैठ बनाए हुए है, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर भी ये सब हमारा साथ दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इन कोरोना वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। और आगे अब हमारे चूंकि केसेस कम हो गए हैं तो हम इनको वैक्सीनेशन में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 100% हो सके। जी, अब कोरोना की वजह से रोजगार पर संकट रहा तो ट्राइबल एरिया में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर रोजगार बंद हो गया तो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होने लगेगी और वो दिक्कतें हमने ट्राइबल एरियाज में देखी भी। तो यहाँ पर राशन की व्यवस्था हो, लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिल रही हैं, उनका लाभ मिल सके, इसके लिए आप लोगों ने कैसे काम किया ट्राइबल एरिया में? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 महीने का राशन एक साथ देने का प्रावधान किया जी, उससे हमारे एक तो कोरोना में भीड़ लगाने में भी कमी आई, क्योंकि एक व्यक्ति जो 3 महीने लगातार एक बार आएगा उसकी जगह वो एक बार ही अपना राशन ले गया। और इससे उनको एक फूड सिक्योरिटी भी मिली कि अगर मान लीजिए लंबा चलता है लॉकडाउन तो उनको उनके घर में राशन की पर्याप्त सुविधा है, यह एक उनको शक्ति मिलती है। और इसके अलावा हमने मनरेगा के कार्य उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर जिन्हें रेड जोन में विभाजित किया गया था, जहां 5 से अधिक एक्टिव केस थे, बाकी सभी क्षेत्रों में हमने मनरेगा के कार्य लगातार प्रारंभ रखे, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर उनको मजदूरी मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। जी, फिलहाल तो उमरिया में काफी कंट्रोल है संक्रमण पर, लेकिन जब शुरुआती दौर में देखें तो यहाँ से भी मामले बढ़े। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन से वो इलाके थे जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस मिले और लापरवाही कितना आपने देखा जनता के बीच में, क्या कितनी ज्यादा लापरवाही थी जिसकी वजह से उमरिया में भी खतरा बहुत ज्यादा था? मई के प्रथम सप्ताह में बड़े पैमाने पर शादियां हुई, रोक के बावजूद भी कुछ जगह शादियां हुई, हमने FIR भी दर्ज कराई, कई जगह रोका भी। इन शादियों के कारण काफी बड़े पैमाने पे कोरोना फैला, क्योंकि शादी में जब इकट्ठे होते हैं तो डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का ध्यान नहीं रखा जाता। और ये मई के प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह में हमको इन चुनौतियों से जूझना पड़ा। और ये हमारा जो कुछ इलाका है, एक तो शहरी क्षेत्र हमारे खासतौर पर प्रभावित हुए थे, मानपुर, उमरिया, चंदिया, पाली, नौरोजाबाद। इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायतें थी जैसे घुनघुटी, भरौला, भरेवा, इन पंचायतों में बहुत केसेस आए,
लेकिन ये पिन पॉइंटेड थे, हम एरिया आइडेंटिफाई करने में सफल रहे कि इन एरिया से केसेस ज्यादा आ रहे हैं या शहरी क्षेत्र में इन वार्ड से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने उस जगह सघन चेकिंग कराई, सघन टेस्टिंग कराई और उन टेस्टिंग से हमें जो मरीज मिले उनको जल्दी इलाज उपलब्ध कराया, जिससे कि संक्रमण रुक सका। जी, अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है, उमरिया में इस वक्त स्थिति क्या है? ब्लैक फंगस का अभी भगवान की कृपा से अभी कोई प्रकरण हमारे उमरिया जिले में अभी तक तो नहीं आया है, परंतु इसके लिए जब इसके गाइडलाइंस जारी हुई तो हमने गाइडलाइंस का पूर्ण पालन अपने आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स में किया, जिसमें कि जो भी व्यक्ति वहां अटेंड करता था मरीज को, वो बार बार सैनिटाइज करता था अपना हाथ। जो इक्विपमेंट या ऑक्सीजन की नली लगाई जाती थी उसको भी हम बार बार सैनिटाइज करते थे। पानी का उपयोग हमने नहीं किया ऑक्सीजन मीटर में, हमने उसकी जगह नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में फंगस डेवलप नहीं हो पाती। और इस तरह से हमने बार बार मॉनिटरिंग की कि फंगस किसी व्यक्ति को प्रभावित ना कर सके। तो अभी तक तो परिणाम अच्छे आए हैं और हो सकता है आगे भी अच्छे रहें। बिल्कुल, उम्मीद यही है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और अभी भी प्रशासन की टीम जितनी एक्टिव है, उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भी स्थिति बनी रहे जैसी इस वक्त में है। अब मेरा सवाल होगा अस्पतालों को लेकर, क्योंकि इस बार दूसरी लहर में लोग जितने परेशान हुए अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर, उमरिया में कितने संतुष्ट आप रहे इन व्यवस्थाओं को देखकर और कैसे लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया गया? यह भी एक हमारे लिए संतोषजनक स्थिति रही कि बहुत गंभीर मरीज हमारे यहाँ नहीं मिले जी। ज्यादातर जो भी, जैसे एक बार मैंने बताया एक दिन में 198 मरीज मिले थे, लेकिन उनमें भी अधिकतर असिम्प्टोमेटिक थे जिन्हें लक्षण नहीं थे। तो हमारे यहाँ कभी भी आईसीयू, ऑक्सीजन बेड्स या आइसोलेशन बेड्स की कमी नहीं रही। हमारे यहाँ हमेशा आईसीयू में बेड्स अवेलेबल रहे, ऑक्सीजन बेड्स भी अवेलेबल रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कम नहीं पड़ा। कुछ जो गंभीर मरीज हैं उन्हें अवश्य हमें यहाँ से शहडोल या जबलपुर भेजना पड़ता है, क्योंकि कुछ सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है अस्पताल में, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ सभी लोगों को बेड अवेलेबल रहे और उन सभी का प्रॉपर इलाज हुआ। जी, राहत तो मिलने वाली है 1 जून से, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, तो ऐसे में क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्या तैयारी है तीसरी लहर को लेकर? हम केसेस कम होने के बाद भी अपनी तैयारियों का स्तर वही रखेंगे जो केसेस ज्यादा होने पर था, और हम यही मानकर चलेंगे कि हमारी तीसरी लहर आने वाली है। वो ना आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी तैयारी इसी प्रकार रखेंगे कि तीसरी लहर जल्द आने वाली है। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, जैसे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का काम प्रारंभ हो गया है, जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट हमारा प्रारंभ हो जाएगा। सीटी स्कैन मशीन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है, उसके लिए भी इंजीनियर आके देख गए हैं, सीटी स्कैन मशीन भी हमारे यहाँ लग जाएगी। तो इन सब तैयारियों के साथ हम तीसरी लहर का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। जी, प्रशासन की टीम के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का रोल भी बहुत अहम हो जाता है इस वक्त में, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितना ये कारगर रहा, कितनी मदद मिली जनप्रतिनिधियों से, क्या लगातार कनेक्टिविटी में आप लोग रहते हैं और जनता की मदद करते रहते हैं? हमारे उमरिया जिले का सौभाग्य है कि हमारे जो एक विधायक हैं मानपुर क्षेत्र की माननीय मीना सिंह मैडम, वो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण की। उनका पूर्ण सहयोग हमें इस पूरी अवधि में मिला, वो यहीं रही इस अवधि में, और उनसे कभी भी हम बातचीत कर लेते थे। हमारी सारी मीटिंग्स वो अटेंड करती थी, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे प्रशासन का सहयोग करें। इसी प्रकार हमारे जो दूसरे विधायक हैं माननीय शिवनारायण सिंह जी, जो बांधवगढ़ विधायक हैं, वो भी लगातार घूम के क्षेत्र में घूम के वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उन्होंने अब समय समय पर अपील भी जारी की है कि लोग इकट्ठे ना हो, दशगात्र में, तेरहवीं में या विवाह समारोह में लोग इकट्ठे ना हो। इस प्रकार हमें जनप्रतिनिधियों से पूर्ण सहयोग मिला। जिला पंचायत सदस्य, पूर्व पार्षद वगैरह जो हैं, इन सब से भी हमको काफी सहयोग मिला और इन सब ने हमें कोरोना नियंत्रण में काफी मदद की। जी, जनप्रतिनिधियों के बाद सामाजिक संस्थाओं का रोल बहुत अहम होता है, तो सामाजिक संस्थाओं की तरफ से मदद मिली क्या आप लोगों को, और अगर मदद मिली तो कितने लोगों ने मदद की? यहाँ हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें एक सेवा भारती प्रमुख है। सेवा भारती ने हमारे अस्पताल के सामने स्टॉल लगाया, वहाँ जिस भी व्यक्ति को पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए था सेवा भारती ने उपलब्ध कराया। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जो कार्यालय है
वो हमें ऑफर किया कि हम वहाँ कोविड सेंटर बना लें। ये कृपा रही कि हमें इतने मरीज नहीं बढ़े कि हमें उनका कोविड सेंटर बनाना पड़ा। उनके कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण में, टेस्टिंग में हमेशा सहयोग किया। इसी प्रकार जो अन्य एनजीओज हैं हमारे यहाँ, जिसमें विकास संवाद एक एनजीओ है, उनके द्वारा भी यहाँ कोविड जागरण के लिए रथ चलाया गया। और हमारा आकाशकोट जो एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर उनके द्वारा राशन वितरण वगैरह किया गया। हमारी सभी संस्थाओं ने हमें भरपूर सहयोग किया। जी, कालाबाजारी की भी खबरें बहुत आई और हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जिससे पता चला कि लोगों में मानवता ही नहीं है। उमरिया की स्थिति क्या रही कालाबाजारी के मामले में? क्या कोई मामला ऐसा सामने आया जिस पर आप लोगों ने कार्रवाई की? हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जानकारी लगी थी कि कई जिलों में कालाबाजारी हो रही है, परंतु हमारे यहाँ जो शासकीय सप्लाई थी, एक हमारे यहाँ अच्छा कारण ये रहा कि हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सभी संस्थाएं हमारी शासकीय संस्थाएं हैं। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में रहा और जिस भी मरीज को उसकी आवश्यकता पड़ी उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की भी खबरें कहीं कहीं से आती हैं, मगर हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रही। तो जिस व्यक्ति को घर पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, हमने शासकीय स्रोत से उसको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। इस प्रकार कालाबाजारी की ऐसी कोई बड़ी घटना हमारे जिले में सामने नहीं आई। जी, होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए क्या प्रावधान रहा और कैसे चेकिंग की जाती थी होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की? होम आइसोलेशन में जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए हमने हमारे बीएमओ और एसडीएम को नियुक्त किया था कि वो परीक्षण करें। जिस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रहना है उसके घर एक पृथक कमरा है, पृथक टॉयलेट है, उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मल स्कैनर है और वो बार बार वीडियो कॉल करके हमको अपनी स्थिति बताता रहता है। और वीडियो कॉल करने के लिए हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया था, जिसमें हमारे 4 ऑपरेटर राउंड द क्लॉक काम करते थे और उनका काम यही था कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को फोन लगाकर उनकी स्थिति पूछना, उनका टेम्परेचर नोट करना और उन्हें यदि किसी प्रकार की उन्हें समस्या उत्पन्न हो रही है तो तुरंत हमारे बीएमओ वहां पर एम्बुलेंस भेजकर उस व्यक्ति को शासकीय संस्था में एडमिट करा लेते थे। तो इस प्रकार होम आइसोलेशन वाले मरीजों की अच्छी मॉनिटरिंग की गई और उनको सुबह शाम कॉल करके उनकी स्थिति की जानकारी ली गई और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया गया। जी, कालाबाजारी ना हो, धांधली ना हो, इसको लेकर भी आप लोगों ने बहुत काम किया और आप लोग खुद ग्राहक बन के मेडिकल शॉप्स पर जाते थे और वहां पर चेकिंग करते थे। तो ये अनुभव मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारा जिला जो है काफी सीधा जिला है, तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आई। कई जगह मैं स्वयं गया, कई जगह हमारे स्टाफ गए, उन्होंने बातचीत की, मालूम किया, तो ऐसी हमें कोई भी परेशानी ऐसी नजर नहीं आई या हमारे सामने नहीं आई जिसमें कालाबाजारी हो रही हो या जनता से अनुचित दाम वसूले जा रहे हों। और इस प्रकार सभी व्यापारियों ने हमको सहयोग किया और उनसे जब भी हमने कोई दवाई या कुछ अर्जेंट बेसिस पर मांगी तो उन्होंने हमें सही दामों पर उपलब्ध कराई। जी, ट्राइबल एरिया में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है। कई जगहों पर हमने एम्बुलेंस चालकों की मनमानी देखी, हॉस्पिटल की मनमानी देखी। उमरिया में इस स्थिति पर कितना कंट्रोल था? एम्बुलेंस, हमारा जो 108 की व्यवस्था है उसके अतिरिक्त हमारे पास भी कई एम्बुलेंस हैं जी, और उनके द्वारा किसी भी मरीज से हमें यह शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि हमें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। कई जगह यह जरूर मामला सामने आया कि आधा घंटा पौन घंटा लग गया एम्बुलेंस को पहुंचने में, परंतु एम्बुलेंस सभी को उपलब्ध कराई गई और एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। यद्यपि हमारे यहाँ ज्यादातर एम्बुलेंस 90% एम्बुलेंस जो है वो शासकीय सेक्टर की है, लेकिन जो 10% प्राइवेट सेक्टर के एम्बुलेंस हैं उनके लिए भी हमने ये दरों का निर्धारण किया कि इस दर से अधिक कोई वसूलेगा तो वो सीधा मुझे फोन कर सकता है, हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर को फोन कर सकता है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ओवर चार्जिंग या एम्बुलेंस उपलब्ध न कराने जैसी स्थिति इस जिले में नहीं रही। जी, कई बार लोगों ने प्रशासन से सीधे मदद मांगी और जैसा कि आपने भी कहा कि फोन कॉल्स आपको भी आते हैं, तो ऐसे समय में कैसे आप लोग काम करते हैं? क्योंकि एक तो ओवर प्रेशर है, इस वक्त में काम बहुत ज्यादा है और जनता की मदद भी करनी है, तो अगर इमीडिएट किसी को सहायता पहुंचानी होती है तो फिर कैसे ये चेन जुड़ता है? देखिए, फोन तो वो मुझे कोई भी यहाँ कर लेता है जी, और फोन के बाद लेकिन जो उनको मदद उपलब्ध करानी होती है उसमें मेरी टीम का बहुत रोल है, क्योंकि मैं अकेला तो किसी को मदद उपलब्ध नहीं करा सकता।
फोन कॉल आने पर मेरे द्वारा संबंधित एसडीएम या बीएमओ को तत्काल कॉल करके बताया जाता था कि ये व्यक्ति इस परेशानी में है, इसको अटेंड करें। और मुझे खुशी है कि मेरे एसडीएम, मेरे बीएमओ, मेरे सीएमएचओ, इन सब के द्वारा सभी को त्वरित मदद उपलब्ध कराई गई। जो भी व्यक्ति जिस परेशानी में रहा उसको तत्काल अटेंड किया गया। जी, लोगों ने अस्पतालों की व्यवस्था में भी फायदा ढूंढा, झोला छाप डॉक्टर काफी एक्टिव हो गए। और जब हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं तो फिर लोग ऐसे लोगों पर ज्यादा विश्वास भी कर लेते हैं। तो इसको लेकर आपका अनुभव समझना चाहूंगी, क्या स्थिति उमरिया में रही? हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स की करीब 80% पद रिक्त हैं जी। तो ये स्वाभाविक है कि उनका जो वॉइड है, जो उनका खालीपन है, उसे झोला छाप डॉक्टर भरते हैं और वो डोर स्टेप पर उपलब्ध रहते हैं। वो हर गांव-गांव में उनका नेटवर्क है। और कोरोना जैसी स्थिति में हमने कुछ पे कार्यवाही भी की, कुछ झोला छाप डॉक्टर्स पर उनका सील किया गया, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त करना इस समय संभव नहीं था, क्योंकि पहला इलाज या फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है उनका मरीजों का वो ही देते हैं। इस प्रकार ये एक ऐसी ऐसी समस्या है जिसका हम लोगों ने ये इलाज किया कि अगर कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है या इलाज उसे नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को सील किया गया और शेष को ये मानकर कि वो ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहे हैं, अभी कुछ समय तक उनको काम करने दिया गया। पुलिस की ड्यूटी इस टाइम पर बहुत ही टफ है और ये अभी नहीं बल्कि अब 1 साल से ज्यादा का ये समय, लगभग हम 2 साल अब जा रहे हैं 2 साल पर। और ऐसे में पुलिस की ड्यूटी अगर हम देखें, डॉक्टर्स की ड्यूटी देखें, बहुत ही टफ है। पुलिस महकमे को सकारात्मक रखने के लिए कैसे आपने काम किया, कैसे आपकी टीम का मनोबल मजबूत रहे, इसको लेकर आपने क्या क्या काम किया? हमने इसका पर्याप्त ध्यान रखा कि हमारे पुलिस के साथी संक्रमित ना हो पाए और यदि किसी कारणवश संक्रमित हो गए हैं तो उनको बेस्ट इलाज उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारे शेष पुलिस के साथियों का मनोबल ना टूटे। इसी क्रम में हमने उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर कराया। उनकी टेस्टिंग हम हर 15 दिन में करते रहते हैं, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन के कारण किसी को भी खराब स्थिति में न जाने दिया जाए। 1-2 पुलिस कर्मचारी जो यहाँ से रेफर होकर बाहर गए, उनको उनकी देखरेख करने के लिए हमारे एसपी साहब ने कुछ लोगों की ड्यूटी जबलपुर में लगा दी कि अगर जबलपुर में एडमिट है तो भी उसको अटेंड करते रहें प्रॉपरली। और इस प्रकार पुलिस के सभी साथियों को हमने पर्याप्त उन पर ध्यान दिया। उनकी समस्याएं कोई छोटी मोटी आती थी तो हम सुनते थे, वो जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ उनके साथ हम 10 मिनट जाके खड़े हो जाते थे, उनसे बातें करते थे और उनको सलाह देते थे कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान भी मास्क या दूरी का पर्याप्त ध्यान रखें, जिससे कि वो संक्रमित ना हो सके। और इस प्रकार वो प्रसन्नता से ड्यूटी करते रहते थे। डॉक्टर्स के साथ भी यही स्थिति थी, हालांकि काफी डॉक्टर संक्रमित हुए मगर फिर भी उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी और संक्रमित होने के बाद 10 दिन का आराम करके 11वें दिन फिर ड्यूटी पर उपलब्ध हो जाते थे। इस प्रकार डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत की, जिससे कि कोरोना संक्रमण रुक सका। जी, आप लोगों की ड्यूटी को देखकर अब लगातार हम लोग तस्वीरें ऐसी दिखाते रहते हैं, जब जनता की मदद आप लोगों ने जैसे की वो दिल को तस्वीरें छू जाती हैं। लेकिन परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा इस वक्त में, जब आप लोग पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं। एक तो खतरा कोविड का है, ऊपर से ओवर प्रेशर है काम को लेकर। परिवार का कितना सहयोग मिलता है और क्या कई बार मन में उलझन होता है क्या ड्यूटी और परिवार को लेकर? परिवार का जो सहयोग है वो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने परिवार को। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि आप कम टाइम आते हैं या हमें जब जरूरत होती तब आप उपलब्ध नहीं रहते। फोन पर जरूर उनसे कांटेक्ट बना रहता है, मगर ज्यादातर समय मेरा फील्ड में गुजरता है और उन्होंने कभी इस बात पे कोई शिकायत नहीं की। मुझे पूर्ण सहयोग किया। मुझे जब जहाँ जाना है, जैसे जाना है, खाना खा पाया कभी घर पर तो नहीं, कभी नहीं खा पाया। कभी मेरे परिवार में कोई सहयोग, मुझे कभी कोई परेशानी पैदा नहीं की। और अभी 1 साल से करीब उनका ये सिलसिला चल रहा है और अभी भी चलेगा। तो मैं धन्यवाद के पात्र हैं कि वो मुझे सहयोग कर रहे हैं। जी, पुलिस हेल्पलाइन नंबर को लेकर बहुत बार शिकायतें मिलती हैं कि जो नंबर प्रोवाइड प्रशासन की टीम कराती है, अगर फोन करो तो कोई फोन नहीं उठाता है। तमाम तरीके की दिक्कतें भी हमने देखी। तो उमरिया में हेल्पलाइन नंबर को कैसे सुचारू रखा गया और क्या इसको लेकर कभी कोई कंप्लेन आप लोगों के पास? देखिए, जो 1075 है, जो ऑल इंडिया कोविड हेल्पलाइन नंबर है,
वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होता है। तो उसमें हमारे ऑपरेटर्स हमेशा बैठे रहते हैं राउंड द क्लॉक और वो अटेंड करते हैं। इस प्रकार पुलिस का भी 100 नंबर डायल 100 जो है, जिसपे जब भी कॉल जाता है तो हमारी डायल 100 की जो मोबाइल टीम्स है वो अटेंड करती हैं। तो इस प्रकार की समस्या तो कोई नहीं आई, लेकिन कई बार उनके द्वारा की गई बात से या बात नहीं समझने के कारण कुछ लोग असंतुष्ट रहते थे। तो उनसे कुछ से मैंने स्वयं भी बातचीत की थी, जो जैसे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं कि साहब मुझे अटेंड नहीं किया गया, तो उनसे मैं स्वयं बात करता हूँ फोन लगा के। उनकी अगर कोई परेशानी होती है तो निराकरण करता हूँ और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो इस समय बेस्ट किस तरह से हमसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपना इलाज करा सकते हैं। जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील आपकी होगी? मेरी अपील सभी से यही है कि मास्क का प्रयोग अच्छे से करें। मास्क को जिस प्रकार से लगाना है उसी प्रकार लगाएं। कई लोग मैं देखता हूं कि नाक के नीचे मास्क रखे रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। नाक के माध्यम से ही कोरोना के कीटाणु वातावरण में फैलते हैं और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। दूसरी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि 1 साल पहले थी। हमको दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी आज भी रखना है। समारोहों में नहीं जाना है और हल्के लक्षण पे या किसी भी तरह का कोई समस्या होती है तो तत्काल टेस्ट करा के इलाज प्रारंभ करना है, क्योंकि कोरोना असाध्य नहीं है। कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और सभी से एक और अपील है कि उन्हें जब भी मौका मिले वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि अगली लहर से बचने का यही एक उपाय है कि वैक्सीनेशन कराकर अपने को कोरोना के खिलाफ एक कवच के रूप में इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया संजीव जी, अपना समय निकालने के लिए, जरूरी जानकारी हम सबसे साझा करने के लिए। शुक्रिया जय। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।